नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग इसका जो पहला चैप्टर है इतिहास जानने के स्रोत, उसका अध्ययन करेंगे। और इतिहास जानने के स्रोत में हमारा जो इस चैप्टर का पहला पार्ट है ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इतिहास जानने के जो स्रोत 4 स्रोत हैं। पहला स्रोत है धार्मिक ग्रंथ है, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातात्विक साक्ष्य, जिसमें हम लोगों ने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, और आज हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। और एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल मैं सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ाऊँगा, वही चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। और ये वीडियो वन डे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो चाहे सिविल की, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, तो मैं आपको कुछ चीज़ें रिमाइंड करा दे रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आता है। पिछली क्लास में जो मैंने आपको बताया उसमें कुछ जगह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में हमने देखा कि धार्मिक ग्रंथों में जो इतिहास जानने के स्रोत हैं वो वेद हैं, पुराण हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं और जैन ग्रंथ हैं, ये सब हैं। उसमें पुराणों से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे ये पूछ सकता है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ये चीज़ याद रखिएगा, 18 पुराण है। और कुछ और क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कुछ पुराणों का नाम दे देगा और पूछेगा इस पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है, किस वंश से संबंधित। जैसे आपका है विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है? इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। उसके बाद है, इसे पूछ दिया वायु पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है। तो वायु पुराण में मिलती है गुप्त वंश की जानकारी। ठीक। और जैसे ये पूछ दिया मत्स्य पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य। तो मत्स्य पुराण में जानकारी मिलती है, हमें आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको एक बार आप लोग रिमाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इस क्लास का नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक है ऐतिहासिक ग्रंथ। ये ऐतिहासिक ग्रंथ चैप्टर है। हम लोग धार्मिक ग्रंथ देख चुके हैं, तो ऐतिहासिक ग्रंथों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। चाणक्य द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है इतिहास जानने के स्रोत में ऐतिहासिक ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और चाणक्य केवल इतिहास के बारे में ही जानकारी नहीं मिलती है, इसने जो अर्थशास्त्र लिखा, नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन इसमें कई शास्त्रों का समावेश है। इसमें अर्थशास्त्र की जानकारी मिलती है, युद्ध नीति की जानकारी मिलती है, राजनीति की जानकारी मिलती है और इतिहास से संबंधित भी कुछ जानकारी मिलती है। तो राजनीतिक विज्ञान के लिए, युद्ध शास्त्र के लिए
अर्थशास्त्र के लिए, सभी के लिए ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। और अर्थशास्त्र का महत्व इतना ज़्यादा है कि इसकी तुलना इटली का एक राइटर है मैकियावेली, जिसने अपनी पुस्तक लिखी थी द प्रिंस, चाणक्य की तुलना इटली के द प्रिंस की रचना से की जाती है। इसकी तुलना जो की जाती है मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली द प्रिंस की जो रचना है ये इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसने यूरोपीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही बदल दिया। और जितने भी यूरोपीय, ये 15वीं शताब्दी के लगभग लिखी गई थी, यूरोपीय शासकों ने इसका पालन किया और अपने सत्ता का विस्तार अधिक से अधिक किया। लेकिन अगर हम दोनों की तुलना करें तो कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन ज़्यादा महान है, तो अगर देखा जाए तो इसमें चाणक्य का बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि चाणक्य ने जो लिखी थी पुस्तक, उसमें केंद्र जनता थी, न कि राजा। और प्रिंस ने जो लिखी थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण राजा था। अपने शासन के लिए जनता को किसी भी हद तक ये उसका शोषण कर सकता था। बस उसमें मुख्य बात थी कि हमारा शासन कायम रहे। जबकि चाणक्य ने जो पुस्तक लिखी उसमें जनता को महत्वपूर्ण बताया कि राजा जनता की सेवा करे और अपने शासन को किस तरह से कायम रखे। तो इतिहास जानने के स्रोत में हमारा सबसे पहला है चाणक्य। और चाणक्य के बाद अगर हम देखें, जैसे चाणक्य की जो अर्थशास्त्र उसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है पाणिनि का अष्टाध्यायी। पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी रचना की है उसमें मौर्य वंश से पहले की जानकारी मिलती है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी इसमें मौर्य वंश से पहले की जो जानकारी मिलती है, साथ ही साथ मौर्य वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है कि मौर्य वंश के जो राजनीतिक व्यवस्था और समाज कैसा था उसकी भी जानकारी मिलती है। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये पाणिनि का अष्टाध्यायी। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो कात्यायन द्वारा रचित गार्गी संहिता है। कात्यायन द्वारा रचित गार्गी संहिता है। गार्गी संहिता वैसे तो ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का उल्लेख है। भारत में जो यवन आक्रमण हुआ था उसमें गार्गी संहिता का उल्लेख है। गार्गी संहिता में यवन आक्रमण होने का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, यवन आक्रमण। उसके बाद हम अगर देखें तो इतिहास जानने के स्रोत में संस्कृत भाषा में इतिहास लिखने का जो पहला प्रयास किया था कल्हड़ ने किया था। कल्हड़ द्वारा रचित राजतारंगिणी में संस्कृत भाषा में इतिहास लेखन का कार्य किया गया है।
और कल्हड़ की राजतरंगिणी में जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है उसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐतिहासिक ग्रंथों में ये 3-4 ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद अगर हम देखें ऐतिहासिक ग्रंथों के बाद नंबर आता है विदेशियों का विवरण। इसको एक बार हम रिमाइंड करा दे रहे हैं। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है ये मैकियावेली द प्रिंस से तुलना की जाती है, और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है इसमें मौर्य काल के बारे में, मौर्य काल से पहले की जानकारी मिलती है। चाणक्य में मौर्यकालीन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य शासन के बारे में, और पाणिनि में मौर्य शासन के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य काल के शासन के साथ राजनीतिक व्यवस्था की तो जानकारी मिलती है, साथ साथ मौर्य काल के पहले की भी जानकारी मिलती है उसमें। ठीक है, कात्यायन द्वारा रचित गार्गी संहिता में भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख है। कल्हड़ राजतरंगिणी में जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें जो है संस्कृत भाषा में सबसे पहले संस्कृत भाषा में इतिहास लेखन का कार्य आपको सबसे पहले कल्हड़ की राजतरंगिणी में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ। अब चलते हैं हम लोग विदेशियों के विवरण के बारे में। विदेशियों के विवरण का अगर हम देखें तो सबसे पहला जो स्थान आता है वो है हेरोडोटस का। आप लोगों ने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो पता होगा, हेरोडोटस को इतिहास का जनक, इतिहास का पिता कहते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में इसने प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी दिया है। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे पहले इतिहास लेखन का कार्य इसने स्टार्ट किया था। और जो इसकी पुस्तक है हिस्टोरिका, हिस्टोरिका में भारत और फारस के संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। भारत फारस संबंध में जानकारी मिलती है इसमें।
और कब की जानकारी मिलती है? तो 5वीं सदी से पूर्व की जानकारी मिलती है इसमें, बिल्कुल प्राचीन इतिहास के बारे में, 5वीं सदी से पूर्व। ठीक है। और इसके बाद अगर हम स्थान देखें, जो विदेशियों का विवरण है उसमें स्थान आता है मेगास्थनीज का। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ये, सेलुकस निकेटर का राजदूत था। अब ये सेलुकस कौन था? सेलुकस ये था सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के बाद जो है ये शासक बना और उसके सेना का नेतृत्व ये किया। और सेलुकस निकेटर के और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसमें सेलुकस निकेटर पराजित हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ था और पराजित होने के बाद इसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। और लेकिन इसको संदेह था कि चंद्रगुप्त मौर्य कहीं हमारे पुत्री के साथ गलत व्यवहार न करे, या क्या उसके साथ व्यवहार कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी सूचना कैसे मिलेगी। उसके लिए और अन्य राजनीतिक सूचना प्राप्त करने के लिए उसने अपना एक राजदूत भेज दिया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ताकि सारी सूचना उसको मिलती रहे। और इसी राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था इंडिका। इंडिका पुस्तक लिखी थी। इंडिका में मौर्य काल के बारे में ज़्यादातर जानकारी मिलती है, बृहद जानकारी मिलती है मौर्य शासन के बारे में, और यहाँ पे क्या राजनीतिक व्यवस्था है, धार्मिक स्थिति क्या है, यहाँ का रहन सहन क्या है, किस तरह का सारी जानकारी इसने अपने विवरण में लिखा है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम स्थान देखें मेगास्थनीज के बाद, तो फाहियान का स्थान आता है। फाहियान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इसने जो अपने विवरण में लिखा है इसमें मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती है। फाहियान के जो लेखों में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं और ये भी काफ़ी प्रतापी राजा था। उसके समय में ये आया था और मध्य प्रदेश के बारे में इसने जानकारी लिखी है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है।
ठीक है। और इसके बाद अगर हम स्थान देखें जो विदेशियों का विवरण है, तो इसके बाद स्थान आता है मेगास्थनीज का। नहीं, मेगास्थनीज तो पहले था, ये आया था, शासक एक था वेनसांग आया था, ये हर्षवर्धन के काल में आया था, वेनसांग था। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और इसकी जो रचना है उसको सीयूकी के नाम से जानते हैं। इसमें 138 देशों का विवरण है और यह भारत आया था बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी या बौद्ध धर्म को कलेक्ट करके, संकलित करके अपने देश ले जाने आया था। चीनी यात्री था और फाहियान ये भी चीनी यात्री था, वेनसांग भी चीनी यात्री था और ये अपने देश में धार्मिक ग्रंथों को ले जाने आया था और ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने भी आया था। वेनसांग यह आया था आपका हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और इसकी जो रचना है सीयूकी के नाम से जानी जाती है। इसमें 138 देशों का विवरण है, ठीक है। और यह चीन से भारत आया था, बौद्ध धर्मों को संकलित करके अपने देश चीन ले जाने आया था और ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था। तो इतनी सारी जानकारी है। और वेनसांग के बाद अगर हम स्थान देखें तो उसके बाद स्थान आता है अल बरूनी का। हाँ, एक मिनट, हर्षवर्धन, ये जो वेनसांग है इसने हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी लिखी है। इसके अलावा 138 देशों के बारे में इसने जानकारी लिखी है। इसकी लगभग पूरी ज़िंदगी यात्रा करते ही निकल गई, इसीलिए इसने 138 देशों का विवरण लिखा है अपनी पुस्तक सीयूकी में। अगला है अल बरूनी। अल बरूनी ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने अपनी पुस्तक लिखी थी किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। किताबुल हिंद या तहकीके हिंद लिखी थी। दोनों का अर्थ एक ही होता है और जिसका अर्थ होता है भारत की खोज।
ठीक है। और इसकी जो रचना जो किताबुल हिंद थी या फिर तहकीक हिंद, इसमें राजपूत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। राजपूत काल में शासन व्यवस्था कैसी थी, रीति रिवाज कैसे थे, धार्मिक स्थिति कैसी थी, सारी जानकारी इसने अपने इस किताबुल हिंद में लिखा है। और अलबर्नी द्वारा रचित किताबुल हिंद या तहकीक हिंद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इतिहास से संबंधित प्रारंभिक इतिहास या एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जो जानकारी मिलती है, जानने के स्रोत के रूप में हम देखें तो जितने भी इतिहासकार हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारी जानकारी इसने दी है, इसी के आधार पर लोग अध्ययन करते हैं इतिहास का, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका विदेशियों का विवरण, जिसमें ये तीन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं उन्हीं चीज़ों को बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बिल्कुल सारे इम्पॉर्टेंट है, सबको रट जाइए आप। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसका जो है पुरातात्विक साक्ष्य, इसको मैं आप एक बार फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ। हेरोडोटस जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है, यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इतिहास का पिता किससे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। इसमें किसकी जानकारी मिलती है, भारत संबंध की जानकारी मिलती है। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की जानकारी मिलती है इसमें। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का दरबारी था, इसने इंडिका पुस्तक लिखी। ये भी क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो इंडिका है। नेक्स्ट है फाहियान, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कि ये पूछता है कि कभी कभी चारों का नाम दे देगा, मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग या अलबर्नी, और पूछ देगा किसके दरबार में ये आए थे। ठीक है, तो ये टोटल अब रट जाइएगा। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, और अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, और इसकी पुस्तक का नाम पूछ सकता है कि अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो किताबुल हिंद या फिर तहकीक हिंद। ठीक, तो अब चलते हैं हम लोग